थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले हम थर्मल क्या होता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। द बॉडी दैट फील्स हॉट as has a higher temperature than the body that feels cold. The device used to measure temperature is called thermometer. टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या मेज़र करती है कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है। वही हमें बताती है कि टेम्परेचर उस किसी भी बॉडी का। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ताप। वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडक का माप होता है। किसी वस्तु को छूने पर वस्तु गर्म लगती है तो उसे अधिक ताप पर, तथा यदि ठंडी लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कम ताप पर कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि हमेशा एनर्जी जो होती है वो कैसे फ्लो होती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, इसका टेम्परेचर है T1 और ये एक कंटेनर है, इसका टेम्परेचर है T2। तो हम बोल रहे हैं T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। तो टेम्परेचर कैसे एनर्जी फ्लो होगी? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो T1 से T2 की तरफ एनर्जी फ्लो होगी और तब तक फ्लो होती है एनर्जी, यानी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कब तक होगी? T1 से T2 तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए। तो ये जब टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो एनर्जी का फ्लो या एनर्जी ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ देखो, इसको हम यहाँ समझ सकते हैं। देखो, अ ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर प्लेस्ड ऑन अ टेबल on a hot summer day eventually become warm, but a cup of hot coffee placed on the table cools down. So an exchange of energy has taken between water or coffee and the surrounding. Surrounding यानी हमारे जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें, ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर के वातावरण से। तो वही चीज़ बताया गया। दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस टिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच। जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक ये होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक का दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इसी को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। हिंदी में इसको आप देख लीजिए। जब हम दो गर्म तथा ठंडी वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तब ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। इसके पश्चात ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। वस्तु की इस अवस्था को क्या बोलते हैं? तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब एनर्जी टेम्परेचर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो, टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन। अब हम देखते हैं हीट। हीट क्या है? एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ फेल्ट बाय इट। इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? कोल्ड है या हॉट है। When a hot object and a cold object are brought in contact with each other, then the energy flow from hot to cold object. यानी कि आप बोल सकते हो कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर है तो हीट ट्रांसफ़र होगी और हीट होगा तो टेम्परेचर होगा ही। तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, द एनर्जी ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस इन इज हीट। द यूनिट ऑफ हीट। हीट क्या? एक एनर्जी है, तो उसकी यूनिट कितनी होगी? जूल होगी। और कैलोरीज। व्हेन 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी हम देंगे, वही क्या कहलाती है? इसकी 1 कैलोरी। यानी कि किसी भी वाटर को, 1 ग्राम वाटर को अगर 8 डिग्री सेंटीग्रेड हमें इंक्रीज़ करना है
तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए उसको हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 1 कैलोरी उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही हमें क्या कहलाएगी, 1 कैलोरी की डेफिनेशन। फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 1 ग्राम वाटर में, तो जो एनर्जी उसको चाहिए वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1 कैलोरी होनी चाहिए। वही कैलोरी की डेफिनेशन हो गई। तो 1 किलो कैलोरी किसकी हो गई, 10⁻³ कैलोरी की। तो 1 कैलोरी कितनी हो गई, 1.42 जूल की। तो 1 कैलोरी किसकी होती है, ये याद रखिएगा, 4.2 जूल की। ठीक है। अब मैकेनिक इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यहाँ पे हम बोलते हैं कि हम जो भी वर्क करते हैं, इस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, even a given amount of work W is converted into same amount of heat। यानी कि जो भी हम वर्क कर रहे हैं, किसी में कोई भी वर्क करेंगे तो उसके कारण क्या होगी, हीट जनरेट होगी। यानी कि पूरा जो वर्क होगा वो क्या होगा, किसी हीट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ हीट में ट्रांसफ़र होगा, कुछ वर्क करने में काम आएगा। जो भी हम वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र होगी, हीट में, और जो भी हम वर्क करेंगे उसमें। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। जो ये हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, तो वो आ गया जी। और जे क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो जे की वैल्यू कितनी होगी, 4.2 जूल पर कैलोरी। तो इसको हम अर्ग में चेंज करेंगे, तो जूल को हम अर्ग में चेंज करते हैं 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी। ओके। इसको हम हीट, इसमें भी देख सकते हैं, टेम्परेचर इक्विवेलेंट हीट वाला यहाँ पे नहीं है आपके, पर इसके अंदर आप सीधे सीधे ये बात कर सकते हैं कि वर्क जो भी किया गया काम है, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यू के। तो W = JQ। अब हम करते हैं मेजर ऑफ टेम्परेचर। तो इसके लिए एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। रिलेशन ये आप याद रखिएगा, C-0। C क्या है, सेंटीग्रेड, F फ़ारेनहाइट, R रेडियन, और K क्या है, R क्या है, र्यूमर, और K क्या है हमारा, केल्विन। वापस सुन लीजिए, C क्या है, सेंटीग्रेड, F फ़ारेनहाइट, R र्यूमर, और K क्या है हमारा, केल्विन टेम्परेचर। C-0, F-32, R-0, और केल्विन -273। नीचे कितना होता है, सेंटीग्रेड में 100 होते हैं, फ़ारेनहाइट में 180 होते हैं, र्यूमर में 80 होते हैं, और केल्विन में कितने होते हैं, 100 होते हैं। ये इनके टेम्परेचर यानी कि जो रेंज होती है वो ये रेंज होती है इनकी। ठीक है ना। अब हमको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमने क्या देखा कि किस टेम्परेचर पे, यानी कि C = क्या होना चाहिए, F होना चाहिए। इसने बोला किस टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इक्वल होंगे। तो हमारे पास ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है हमारे पास, C-0/100 = F-32/180 डिग्री। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना, तो हम क्या करें, इन दोनों को ले लेते हैं। तो C = F रखना है, ये रिलेशन था हमारे पास। तो हम C की जगह क्या रख सकते हैं, F रख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, F लिख देती हूँ। तो F-0/100 = F-32/180 डिग्री। 0 से क्या होगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 18 को इधर इंटू कर दें, तो क्या आ जाएगा, 18F = फिर क्या आएगा, 10, तो ये हो जाएगा 10F -320, यही होगा। फिर इसको सॉल्व करोगे, ये कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8F = -320। अब F निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -40। तो कितने टेम्परेचर पे दोनों इक्वल होंगे, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, -40 पे। ठीक है। जब टेम्परेचर कितना होगा, -40 होगा, तो C और F सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल, तो हम यहाँ देखते हैं आपके जो दिया हुआ है थर्मल एक्सपेंशन, इधर देखिए। पहले हिंदी में पढ़ते हैं, फिर उसको हम इंग्लिश में बताएंगे आपको। क्या लिखा है, अधिकांश पदार्थ 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच जल का व्यवहार एवं कुछ जलीय विलयनों को छोड़कर, अधिकांश पदार्थ लिखे हुए में ताप वृद्धि से उनके आकार में वृद्धि होती है। ये आप भूल जाइए। भी क्या लिखा है, अधिकांश पदार्थ जो होते हैं
यानी कि जो मोस्टली सब्सटेंस होते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनके शेप और साइज़ में क्या होता है, चेंज होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीज़ होती है। जैसे कि आप कोई भी एक यूटेंसिल्स लो, कोई भी बर्तन लो और उसको आप अगर चढ़ाते हो किसी भी, यानी आप गैस पे चढ़ाएंगे तो क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, थोड़ा सा वो फैल जाता है, वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वो फैल जाता है तो यानी कि उसकी क्या हुई, शेप में इंक्रीमेंट हुई, वो इंक्रीज़ हो गया। इसे ही ऊष्मीय प्रसार या तापीय प्रसार कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठोसों में वृद्धि लंबाई में, क्षेत्रफल में तथा आयतन में होती है, जबकि द्रव गैस में यह प्रसार केवल आयतन में ही होता है, क्योंकि द्रव तथा गैस की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। किसी गैस को स्थिर आयतन या स्थिर दाब पर गर्म किया जा सकता है। पदार्थों के ऊष्मीय प्रसार का गुण विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो यह पदार्थ की प्रकृति, ये किसके पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात ठोस, द्रव या गैस पर निर्भर करता है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस किस प्रकार का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस पे, ये इस पर डिपेंड करेगा थर्मल एक्सपेंशन। इन्होंने क्या बोला है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर का इंक्रीज़ करते हैं तो उसके शेप में क्या होता है, चेंज होता है, उसके साइज़ में क्या होता है, चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होता है। यहाँ पे हमने बोला, जैसे हम ठोस की बात कर रहे हैं, देखो इसको इंग्लिश में हम समझा रहे हैं। देखो, द इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। जब हम क्या करते हैं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है या सब्सटेंस है, उनके डायमेंशन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। द चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अगर उसके लेंथ में अगर चेंज होता है तो लेंथ में किसकी चेंज होगा, कोई सॉलिड होगा उसकी लेंथ में चेंज होता है, क्योंकि ना गैस और लिक्विड इन दोनों में तो लेंथ होती ही नहीं है। लेंथ किस में होती है, किसी सॉलिड में होती है। तो सॉलिड के लिए क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन, किसके लिए होगा, लीनियर एक्सपेंशन होगा। तो कोई भी सॉलिड के अंदर अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। और अगर चेंज क्या करते हैं, अगर एरिया में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। यही चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी कि लिक्विड और गैस में जो होता है वो केवल किस में चेंज होता है, उसके वॉल्यूम में चेंज हो सकता है, क्योंकि ना उसकी लेंथ में चेंज हो सकता है ना उसके एरिया में चेंज होता है। उसमें किस में चेंज हो सकता है, ओनली उसके वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। तो और जो सॉलिड होता है उसमें किस में चेंज होता है, देखो ठोस लिखा है, यानी कि सॉलिड में क्या होता है, उसकी लेंथ में, सॉलिड में किस में चेंज हो सकता है, उसकी लेंथ में चेंज हो सकता है, उसके एरिया में चेंज होता है और उसके वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। यानी कि तीनों डायमेंशन उसके चेंज हो सकते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो उसमें ओनली वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक को हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन को हम किससे डिफाइन करते हैं, अल्फा से। तो अल्फा निकाल रहे हैं तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू या अपॉन 1 अपॉन डेल्टा टी, या आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा। देखो क्या लिख सकते हैं कि टेम्परेचर में जो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो टेम्परेचर में जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो उसमें बढ़ा रहे हैं, उसका रेशो, यानी कि चेंज जो इसकी लेंथ में जो चेंज हो रहा है, डेल्टा एल अपॉन एल, और उसके ना टेम्परेचर का जो रेशो है वो क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक, यानी लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। देखो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, व्हेन द सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रॉड देन द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। एल नॉट क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि चेंज इन लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर इसको हटाएंगे तो कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट
तो यहाँ पे कितना आएगा डेल्टा एल अपन एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अब इसको इधर लेके जाऊंगी तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अगर मैं इसको लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी, देखो डेल्टा एल अपन एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अब एल नॉट को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया। और अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो क्या आ जाएगा, अल्फा इधर रहने दो, डेल्टा टी को कहाँ लेके चल जाओ, इसके नीचे, ये आ गया। अल्फा क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। और इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, और ये क्या है, मटेरियल का एक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि मटेरियल का नेचर कैसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखो अब हम यहाँ पे इसको डेल्टा एल को कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ नहीं है तो डेल्टा एल, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एल माइनस एल नॉट लिख सकती हूँ। तो वही चीज़ लिखिए, देखो एल माइनस एल नॉट, तो ये हो गया एल नॉट डेल्टा टी अल्फ़ा। ये देखो यहाँ पे डेल्टा एल को लिख सकते हैं हम अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एल नॉट, तो वही लिखा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एल माइनस एल नॉट। अब क्या करें, एल नॉट को उधर ले जाएं, माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा, एल नॉट कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी आ गया, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारा लीनियर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, जब सॉलिड है, सॉलिड की बात हो रही है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, बीटा। बीटा क्या है हमारा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी एरियल एक्सपेंशन। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है, एरियल एक्सपेंशन। अब एरियल एक्सपेंशन भी इसी तरह से निकलेगा, एरियल एक्सपेंशन कितना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, क्योंकि जो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन, वापस सुनिए क्या बोल रहे हैं, एरियल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया, चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ बोलते हैं डेल्टा ए अपॉन ए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब ये जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। अब डेल्टा ए को कैसे लिखा जा सकता है, डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बीटा डेल्टा टी, ये लिखेंगे अपन। अब यहाँ पे टी कैपिटल है, ठीक है, टेम्परेचर है, इसलिए हम इसको कैपिटल टी लिख रहे हैं, स्मॉल टी टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब डेल्टा ए को कैसे लिखा जा सकता है, ए माइनस ए नॉट, जो हमने ए नॉट लिख दो इसको, ठीक है, जो इनिशियल इसका एरिया था, तो ये क्या आ गया, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा टी, ठीक है, बीटा डेल्टा टी। अब ए नॉट इधर जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये देखो हमने ये निकाला है वैल्यू, ए इज इक्वल टू ए नॉट लिख सकते हैं 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब इसका बीटा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन इनवर्स होती है, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी ना क्या होती है, यूनिट केल्विन इनवर्स होती है। अब वैसे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए बात करें तो इसमें भी वही होता है। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम किससे डिनोट करते हैं, गामा से, तो गामा से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो यही चीज़ हमने लिखा है, वो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा वी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, गामा। और गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी आयतन प्रसार गुणांक जिसे हम कहते हैं। तो डेल्टा वी अपन डेल्टा टी हो गया।
अब यहाँ से हम क्या करें, इसको इधर ले जाएं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। अब ये गामा जो निकला है हमारा, यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, गामा की चाहो तो गामा इधर रहने दो और वी डेल्टा टी इधर ले जाओ, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और डेल्टा वी को हम कैसे ले सकते हैं, ये वी की जगह वी नॉट लिख दो क्योंकि इसका इनिशियल वॉल्यूम है। डेल्टा वी को हम कैसे लिखते हैं, वी माइनस वी नॉट इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। तो वैसे ही वी नॉट उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये आ गए हमारे आयतन प्रसारण गुणांक या वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब यहाँ पे इसकी जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, केल्विन इनवर्स होती है। इसकी यूनिट भी क्या होगी, केल्विन इनवर्स। ये देखो गामा का मात्रक क्या लिखा है, केल्विन इनवर्स, यानी कि गामा की जो यूनिट है वो भी क्या होती है, केल्विन इनवर्स होती है। और जो गामा की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इसके सब्सटेंस के इनिशियल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और जब हम इनिशियल टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो गामा की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। और गामा की वैल्यू क्या होती है, मेटल्स के लिए क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि गामा हमारा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। और जब हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो गामा के टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। या केल्विन इनवर्स लिखा है ना, तो हम बोलते हैं गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो गामा की वैल्यू तो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं ये वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि जब मेटल्स होते हैं उनके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और जब हम इसको इंक्रीज़ करें क्यों होती है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गामा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो गामा का मान जो होता है वो किसके लिए होता है, ठोसों के लिए, सॉलिड के लिए कम होता है, और द्रव के लिए ठोसों की तुलना में अधिक होता है और गैसों में सर्वाधिक होता है। यानी कि गामा की वैल्यू जो होती है, देखो क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, अभी हमने बात किया था कि थर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसमें सॉलिड में तो तीनों में होता है, लेंथ भी है, एरिया भी है और वॉल्यूम भी है। लेकिन लिक्विड और गैस के अंदर ओनली वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज होता है, तो वहाँ पे ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा यानी कि ये गामा वाला होगा। तो सबसे ज़्यादा चेंज किस में होगा, गैस में होगा, फिर उसके बाद लिक्विड में होगा, फिर उसके बाद हमारा सॉलिड में होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गामा की वैल्यू किस में होगी, गैस की होगी, फिर लिक्विड की होगी और फिर किसकी होगी, गैस की होगी। ठीक है, और जो गामा है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि हम टेम्परेचर को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम में भी क्या होता है, चेंजेस होता है। तो यही हम बता रहे थे। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया आपका। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे मिनिमम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वॉल्यूम मिनिमम होता है, और जो आयतन होता है यानी कि इसका वॉल्यूम वही आयतन होता है, वो क्या होता है, मिनिमम होता है। इसका डायग्राम ये देखो, 4 डिग्री, ये देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को हम जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, आयतन क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, और बाकी फिर वापस इसके बाद क्या होता है, इंक्रीज़ होना शुरू होता है। डेंसिटी जस्ट इसकी उल्टी होती है। देखो जब वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू एम अपॉन वी। जब वी की वैल्यू कम है तो डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम ही होगी ना। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वॉल्यूम कम है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी की मैक्सिमम हो जाएगी। तो कर्व जैसे ये इस तरह का बन रहा है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टे कटोरे जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। पानी का घनत्व क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। इस ताप पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, सर्दी के दिनों में जब पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ठंडा होता है तब पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। क्या बोलते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे है
तब पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ये देखो इधर जा रहे हैं तो अपन बढ़ रहा है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जब ये इंक्रीज़ होता है इसका मतलब क्या होगा, डेंसिटी कम होगी। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। झील या नदी में कम सघन पानी यानी कि डेंस पानी सतह की ओर गतिशील होता है, यानी कि जो ठंडा पानी होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और गर्म पानी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। तथा अधिक सघन पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नीचे की ओर गतिशील होता है। अतः सतह का पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने से पहले जम जाता है और नीचे का पानी नहीं जमता है, जिससे मछली, पादप आदि इत्यादि सर्दी के दौरान जीवित रहते हैं। ठीक है, अब हम गामा की गणना करते हैं कि गामा की कैलकुलेशन। तो गामा की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये देखिए इधर आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास PV इजिकल टू NRT। ये याद रखना, आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारी PV इजिकल टू NRT। अब हम इसमें क्या करते हैं कि प्रेशर, तो हमने बोला कि जो हमारा गामा है, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, वहाँ पे प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, और तो वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, तो P इजिकल टू डेल्टा V। NR क्या है हमारा कांस्टेंट, किस में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में, तो डेल्टा T। ठीक है, तो P को इसके नीचे लेके चल जाए तो डेल्टा V इजिकल टू NRP डेल्टा T। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है, जो हमारे पास गामा की इक्वेशन थी, वो क्या थी, गामा के लिए हम करें तो यहाँ पे इन्होंने देखो इक्वेशन 6 से लिया है। इक्वेशन 6 देख लेते हैं हम कौन सी हमारी, देखो ये वाली इक्वेशन थी ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इधर लेके जाएंगे, ये आप ये वाली इक्वेशन ले लो, ज़्यादा हो तो हमने ली थी अभी ये वाली, डेल्टा V इजिकल टू V गामा डेल्टा T। इस इक्वेशन को ले लो तो डेल्टा V इधर जाएगा, तो डेल्टा V अपॉन V गामा डेल्टा T, यही चीज़ होगी। तो हम ये यहाँ पे ले रहे हैं, डेल्टा V इजिकल टू V, यहाँ पे गामा आएगा बेटा, जो इन्होंने गलत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, देखो डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू गामा डेल्टा T, ये चीज़ थी। अब डेल्टा T भी इधर लेके चल जाए तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T इजिकल टू किसके इक्वल हो गया, गामा के। अब यहाँ देखो, हम यहाँ पे डेल्टा V है, ठीक है, ये हो गई, तो गामा इजिकल टू डेल्टा V। एक मिनट वापस समझाते हैं आपको ये वाला।